हेलो स्टूडेंट, दिस इज संदीप अवर चैनल एब्सोल्यूट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस में से बायो का चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बैक फैक्ट्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले इस चैनल पे इसी चैप्टर के रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड की गई है जिसमें हमने सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कवर किए थे, और आज की वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आपकी NCERT बुक में बैक एक्सरसाइज में से ओनली 9 क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फर्स्ट वीडियो चेकआउट नहीं की, वो प्लीज़ पहले जाके फर्स्ट वीडियो चेकआउट कर लें ताकि ये क्वेश्चन को और आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपकी एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर हाई यील्डिंग। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें सिर्फ एक ऐसा मेथड बताइए जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स रीड कर लेते हैं। वन मेथड यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर हाई यील्डिंग इज प्लांट ब्रीडिंग। तो ये एक ऐसा कौन सा मेथड होता है जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं? वो हमारा होता है प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ साइंस इन्वॉल्व्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप by breeding plants. The plant with desirable traits are pick up from different area and place them in hybridization और क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, अब स्टूडेंट होता क्या है इस प्रोसेस में? होता क्या है कि हम कोई भी दो प्लांट ले लेते हैं। दो प्लांट्स की जो ट्रेड्स होते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, उन दोनों को लिया जाता है। तो उन दोनों प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड किया जाता है आपस में, ताकि एक नया पौधा निकल के ऐसा पौधा निकल के आए जिसकी जो ट्रेड्स हैं या फिर जिसकी जो डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एक फार्मर को मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना हो तो मान लो स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो गेहूं के पौधे हैं। अब एक पौधे में क्या होता है कि वो पौधा काफ़ी ज़्यादा टॉल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टॉल हो जाता है और उसके ऊपर फ्रूट भी अच्छा आता है। बट वो मौसम, अब जितना ज़्यादा गेहूं का पौधा जितना ज़्यादा बड़ा होगा, थोड़ी सी हवा चलेगी, ज़्यादा बारिश होगी तो होती है, तो वो क्या होता है, गिर जाते हैं। बट एक पौधा अब एक पौधा गेहूं का ऐसा है जो हमेशा शॉर्ट रहता है, बट उस पर जो हमारा गेहूं है वो कम आता है। तो साइंटिस्ट के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा क्या किया जाता है, फार्मर्स के द्वारा तो क्या किया जाता है, उन दोनों प्लांट्स को लिया जाता है। तो अब क्या, जिस प्लांट में फल ज़्यादा आता है उसका एक ट्रेड लिया जाएगा, और जो प्लांट थोड़ा सा ड्राफ्ट रह जाता है, बोना रह जाता है, तो उसका वो वाला ट्रेड लिया जाएगा। और उन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी और ऐसा प्लांट किया जाएगा जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और उस पर फल भी ज़्यादा आए, ताकि मैच्योरिटी पीरियड कम हो जाए और अच्छी यील्डिंग हमें मिल पाए। तो आगे देख लेते हैं। द हाई यील्ड वेराइटीज क्रॉप शोन करेक्टरिस्टिक्स सच एज। अब इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? इसमें करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हमारे पास, हाई यील्डिंग होनी चाहिए, अर्ली मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैच्योरिटी का पीरियड होता है, जैसे कि हम गेहूं लगा रहे हैं, कोई भी फसल लगा रहे हैं, अब उसका टाइम पीरियड होता है मैच्योर होने का। कुछ प्लांट्स 6 महीने लेते हैं, कुछ 4 लेते हैं, कुछ 3 लेते हैं। और बट हमें डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स में क्या करना होता है, ऐसे ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग से ऐसे प्लांट तैयार करने होते हैं जो कम से कम टाइम लें मैच्योर होने में। फिर लेस वाटर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। बेटर क्वालिटी ऑफ सीड, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, उनको फर्टिलाइजर की भी कम ज़रूरत होनी चाहिए। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो हम क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये प्लांट जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको हाई यील्डिंग मिले। तो चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र यूज़ इन फील्ड। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ क्यों किए जाते हैं फील्ड में? ये तो आपको पता है। ये मैन्योर क्या होता है बच्चे? ये हो जाए नेचुरल खाद जो हमारी होती है, उसे हम मैन्योर कहते हैं। जो केमिकल मैन्योर होते हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस जो हम फील्ड में डालते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उससे फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो दे आर द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्लांट। अब ये क्या है? मेजर सोर्स है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लिए। दे यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेशन ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट दैट रिजल्ट इन हाई क्रॉप यील्डिंग। अब दोनों का यूज़ करने का कारण ही यही है कि अब जैसे जैसे हमें भी पता है कि हमारे हिंदुस्तान की आबादी बड़ी ज़्यादा है। अब सब और आबादी ज़्यादा है और सब पूरी की पूरी आबादी का पेट भी भरना है। अगर हमारे पास हाई यील्डिंग नहीं होगी, हाई प्रोडक्शन नहीं होगी हमारे पास, तो हम कैसे पूरी पूरी पॉपुलेशन का पेट भर पाएंगे? तो इसीलिए क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज़ किए जा रहे हैं आज के टाइम पे खेतों में, ताकि जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाए, हाई यील्डिंग दे, हमें हाई रिजल्ट दे, जिससे किसान को भी फ़ायदा होगा और सब पॉपुलेशन की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी।
तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। अब इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटर क्रॉपिंग क्या है। अब इंटर क्रॉपिंग क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इंटर क्रॉपिंग आर एज फॉलोज। बच्चे इंटर क्रॉपिंग होता है कि एक ही समय पे एक ही फील्ड पे अलग अलग तरह की क्रॉप लगाना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग से क्या होता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। सबसे पहले ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारी। फिर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज पर यूनिट एरिया। और नेचुरल सी बात है, अब मान लो कि अब क्रॉप इसकी आपने इंटर क्रॉपिंग की एग्जांपल देखनी हो तो आपने भी शायद अपने पास आसपास देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में क्या करते हैं, बाग बनाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या करते हैं, किसी फ्रूट के प्लांट लगा लेंगे, फ्रूट के प्लांट लगा दिया जाता है, उनके नीचे कुछ और प्लांट और कुछ और वेजिटेबल्स लगा दिए जाते हैं, और वेजिटेबल्स के बीच में थोड़ी सी जगह बचती है, यहाँ पे वहाँ पे और छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि जो उनकी फील्ड का है वो बेटर से बेटर इस्तेमाल हो पाए। एक ही समय में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स का एक ही खेत में उगाना, उसे हम क्रॉप इंटरक्रॉपिंग कहेंगे, ठीक है। और इट सेव्स लेबर एंड टाइम, और ये लेबर और टाइम भी सेव करती है। इंटरक्रॉपिंग इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाइड, आल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम द स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स। अब ये क्या करता है, इंटरक्रॉपिंग इंश्योर करता है कि जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाए। भले ही आप मैन्योर डाल रहे हो, फर्टिलाइजर डाल रहे हो, कुछ भी वेस्ट ना जाए, पूरा का पूरा इंश्योर किया जाता है कि सारी की सारी अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन की हो जाए। और ये इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है, जो पेस्ट वगैरह होते हैं ये भी कम आते हैं। डिजीज़ से भी प्लांट में डिजीज़ फैलने का खतरा भी कम होता है, ठीक है। स्टेबलिंग टू वन क्रॉप इन द, और यही स्प्रेड की डिजीज से स्प्रेड होने से भी बचाता है प्लांट को। चलिए नेक्स्ट, फिर हम इंटरक्रॉपिंग हो गया, फिर था क्रॉप रोटेशन। अब एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन की क्या एडवांटेजेस हैं बच्चे। एडवांटेजेस करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्रॉप रोटेशन हो गया कि पहले 3 महीने में आपने पहले 3 महीने में आपने मान लो कि कोई क्रॉप उगाई, फिर अगले 3 महीने में कोई और क्रॉप उगाओगे, अगले 3 महीने में कोई और क्रॉप उगाओगे, और अगले 3 महीने में कोई और क्रॉप उगाओगे। कि क्या करते रहना है, रोटेट करके क्रॉप उगानी है। ये नहीं है कि अगर आप एक खेत में गेहूँ उगा रहे हो तो सिर्फ वहाँ पे गेहूँ ही उगाते रहना है, तो इससे भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एडवांटेजेस क्या हैं इस क्रॉप रोटेशन के, वो देख लेते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्रॉप रोटेशन आर एज फॉलोज। इट इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। सबसे पहले ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा सॉइल की फर्टिलिटी की। इट अवॉइड द डिप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। और ये इस चीज़ को भी अवॉइड करता है कि कोई एक सिंगल पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से ख़त्म ना हो जाए। मिनिमाइज पेस्ट इन्फ्लेमेशन एंड डिजीज़। और तो ये भी इंश्योर करता है, मिनिमाइज करता है कि अगर हम डिफरेंट तरह की क्रॉप लगाएंगे, अब पेस्ट जो होते हैं वो एक ही तरह की क्रॉप पे जाएंगे। अगर मान लो कि गेहूं का पेस्ट खेत में है, तो अगर हम गेहूं एक बार लगाएं, उसके बाद उसका नंबर काफ़ी देर के बाद आए लगाने का, तो नेचुरल सी बात है जो पेस्ट होते हैं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, और इससे डिजीज इन्फ्लेमेशन और डिजीज़ का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। इट हेल्प्स इन वीड कंट्रोल। और खेतों में आ जाती है ना, खरपतवार आ जाते हैं, अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, उनको वीड बोला जाता है, उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है ये। इट प्रिवेंट चेंज, और इट आल्सो प्रिवेंट, और ये भी क्या करता है, सॉइल का जो केमिकल नेचर होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कि ये नहीं होता, अब कुछ सॉइल जो होती हैं बेसिक होती हैं, कुछ सॉइल एसिडिक होती हैं। अब एसिडिक कुछ क्रॉप्स को उगाने के लिए एसिडिक नेचर चाहिए होता है, कुछ क्रॉप्स को उगाने के लिए बेसिक नेचर चाहिए होता है। तो ये क्या करता है कि ये भी इंश्योर करता है कि जो सॉइल का केमिकल नेचर हो वो भी चेंज ना हो जाए अचानक से, वो भी स्टेबल ही रहे। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इट इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब कह रहा है बताओ कि जेनेटिक्स मैनिपुलेशन क्या होती है, और ये हाउ इट इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और ये हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कैसे काम आती है। चलिए स्टूडेंट, जेनेटिक मैनिपुलेशन हो गया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जीन्स डिज़ायरेबल जो हमें चीज़ें चाहिए, डिज़ायरेबल हो गया जो हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उनको लिया जाता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। दिस इज़ डन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि डिफरेंट वेराइटीज़ बनाई जा सकें, प्रोड्यूस की जा सके विद डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, और जैसी करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वैसे ही। लाइक प्रोफ्यूज ब्रांचिंग ऑफ फोल्डर क्रॉप्स, हाई जील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ मेज व्हीट। अब
क्या होता है कि ये जेनेटिक मैनिपुलेशन यही हो गया कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के क्या उठाते हैं, जीन्स उठाते हैं और उनको आपस में मर्ज कर देते हैं ताकि हमें एक ऐसा प्लांट या ऐसी वैरायटी मिले जिसमें डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स वही हों जो हमें चाहिए, लाइक प्रोफ्यूज ब्रांचेज ऑफ फोल्डर क्रॉप। अब फोल्डर क्रॉप्स हो गया बच्चे वो क्रॉप्स जो हम जानवरों के खाने के लिए उगाते हैं। अब जानवरों के खाने के लिए हम वही चारा उगाएंगे जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ऐसे प्लांट को तैयार किया जाता है कि जिसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हों कि ताकि जो किसान है उसको हाई यील्डिंग मिले। ठीक है, तो फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज़ फॉर मेज़ एंड वीट, और ऐसी ऐसी मेज़ और वीट की भी ऐसी वैरायटीज़ को तैयार किया जाता है जिसमें क्या हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन इज़ यूज इन डेवलपिंग वेराइटीज़ विच हैव इंक्रीज यील्डिंग, बेटर क्वालिटी, शॉर्टर एंड ईजियर मेच्योरिटी पीरियड, बेटर adaptability एंड एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन एज वेल एज डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स। अब कह रहा है जेनेटिक मैनिपुलेशन में जो भी हम वैरायटी तैयार करेंगे उसमें क्या क्या खासियतें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ को वो इंक्रीज़ करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, यील्डिंग को इंक्रीज़ करता है, बेटर क्वालिटी देता है, शॉर्टर एंड ईजियर मेच्योरिटी, अब उनका मेच्योरिटी का पीरियड कम होता है और आसानी से मेच्योर हो जाते हैं। फिर बेटर अडेप्टेबिलिटी, अब उनकी अडेप्टेबिलिटी का जो नेचर होता है, यानी कि अडेप्टेबिलिटी हो गया प्लांट किस एनवायरनमेंट में उग रहा है तो उनकी अडेप्टेबिलिटी भी क्या होती है, बेटर हो जाती है। इन एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन, अगर कंडीशन ठीक भी नहीं है तो वहाँ भी वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, एज वेल एज डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, और उनमें जो यही सब करेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए होती हैं ये वो आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसके साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज स्टोरेज ऑफ ग्रेन लॉसेज अकर। अब कह रहा है जब भी हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसका लॉस कैसे हो जाता है, वो कैसे अकर करता है। तो ये क्वेश्चन हमने इंटेक्स में भी किया था। तो इसमें क्या होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक हमें पता है क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, बायोटिक होती हैं लिविंग थिंग्स होती हैं। और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग के क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे, मॉइस्चर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये सब मिलकर प्लांट हमारे ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं। और बायोटिक में क्या आ जाएगा, इंसेक्ट आ सकते हैं, रोडेंट्स आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, मिल्ट्स आ सकते हैं और बैक्टीरियाज आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मिलके हमारे प्लांट को, यानी जहाँ पे हमने स्टोर किया है, हमने अपने ग्रेन्स को स्टोर किया है, वहाँ से ये क्या कर सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं, उनको ख़राब कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलिए मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। स्टूडेंट एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हुआ पशुओं का पालन, जहाँ पे पालन पोषण जो होता है उसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस और बेनिफिट टू द फार्मर आर एज फॉलोइंग वे। फॉलोइंग वेज में इनको क्या करता है, फार्मर को हेल्प कर सकता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स फॉर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री क्या करेगा कि इम्प्रूव करेगा, ब्रीड्स को इम्प्रूव करेगा फॉर डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। और ये डोमेस्टिकेटिंग जो जिन एनिमल्स को पाला जा सकता है या जिनको पाला जाता है उनकी वैरायटी ब्रीड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड स्टफ लाइक मिल्क एग्स एंड मीट। ठीक है, और तो जो हमारा एनिमल से हमें जो फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं, सच एज मिल्क एग एंड मीट, क्या करता है, इसकी भी यील्डिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, फीडिंग, केयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट क्या करता है, प्रॉपर मैनेजमेंट बताता है इनको फार्मर्स को बताता है कि उनको फीड कैसे करना है, उनकी केयर कैसे करनी है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उनको डिजीज़ से कैसे बचाना है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन बाय देम। ठीक है, वो तो इसके साथ साथ एनिमल्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है, उनकी क्वांटिटी भी इम्प्रूव करनी है और प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ ये भी क्वेश्चन, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो मूव करते हैं हमारे सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब सेवन्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग। ठीक है, अब कैटल फार्मिंग से यह समझ में आ गया कि पशुओं की हम फार्मिंग कर रहे हैं। इट इज़ बेनिफिट, और ये किस लिए बेनिफिशियल है हमारे लिए, इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले देख लेते हैं
मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज बाय हाई यील्डिंग एनिमल। तो इसमें क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है? बाय हाई यील्डिंग एनिमल्स से। गुड क्वालिटी ऑफ मीट, फाइबर, स्किन्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, हम कैटल फार्मिंग तो जो लोग करते हैं उनको पता होगा, वो मीट के लिए भी करते हैं, फिर उनके फाइबर यानी कि जो उनके फर वगैरह होती है, उनके बाल वगैरह होते हैं, उनके लिए भी करते हैं, और उनकी स्किन के लिए भी करते हैं। लेदर ऑब्टेन होता है, तो गुड क्वालिटी के लेदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से ये होता है। तो सॉरी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुड वैरायटीज ऑफ ड्राउट एनिमल कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, ये और गुड ब्रीड ऑफ ड्राउट एनिमल्स हो गया जिनसे वो एनिमल जिनका जो हमें डायरेक्ट हेल्प नहीं करते हैं, यानी कि ये ना तो मिल्क देंगे, ना एग देंगे, ना कुछ मीट वगैरह देंगे। ये मैक्सिमम होते हैं, जैसे हम खेतों में काम करवाते हैं, बैल वगैरह, ये वो वाले जानवर हो गया जिनसे हम खेती बाड़ी में हेल्प ले सकते हैं। ड्राउट एनिमल्स वो हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स के साथ हमारा 7th क्वेश्चन भी होता है। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन विच इज़ द कॉमन इन पोइट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग। अब कह रहा है बताओ, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए विच इज़ द कॉमन मेथड यूज इन पोइट्री, फिशिंग एंड बी कीपिंग। तो इन सब में हम कौन सा कॉमन मेथड यूज़ करते हैं? तो इसमें एक ही मेथड यूज़ किया जाता है, थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ पोइट्री, फिशी, बी कीपिंग कैन बी इंक्रीज। यानी कि हम क्या करवाएंगे? क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे। किसी भी ऐसे दो, अगर हम बी फार्मिंग ही कर रहे हैं तो हम बी की 2 ऐसी स्पीसीज ले लेंगे जिनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो, तो उन दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, ताकि एक नई ब्रीड निकल के आए कि प्रोडक्शन हमारी और इंक्रीज हो जाए। तो सेम वे में होता है हमारा फिशेज़ के साथ, और सेम वे में होता है वी कीपिंग, और पोल्ट्री में भी सेम वे में होता है। तो इसी के हमारा 8th क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलिए मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। अब हमें 3 तरह के फिशिस के कल्चर दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है कैप्चर फिशिंग। तो ये कैप्चर से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मछलियों को क्या करना है, हमने पकड़ना है, कैप्चर करना है। मैरीकल्चर हो गया, ये भी फिशिंग कल्चर होता है। अब इसमें क्या किया जाता है? फिश को कमर्शियल बेसिस पे उगाया नहीं जाता है, पाला जाता है। फिर एक्वाकल्चर क्या होता है, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मूव कर लेते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। क्या है? सबसे पहले कैप्चर फिशिंग। अब कैप्चर फिशिंग में क्या होता है? इट इज़ द फिशिंग इन विच फिशेज आर कैप्चर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक पॉन्ड, सी, एस्चुरीज। ठीक है, अब हम इसमें कैप्चर फिशिंग में होता है बच्चे कि फिशेस को क्या किया जाता है? नेचुरल सोर्सेज से लाया जाता है। कहाँ कहाँ से लाया जा रहा है? तालाब से लाया जा रहा है, सी से लाया जा रहा है, और एस्चुरीज जो हो गया बच्चे, जो आप गाँव वगैरह में देखोगे, थोड़े छोटे पॉन्ड से थोड़े से बड़े होते हैं, पर लेक से थोड़े से छोटे ऐसे एस्चुरीज बन जाती हैं, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा फिशेज होती हैं। तो मैरीकल्चर क्या हो गया बच्चे? मैरीकल्चर हो गया, इट इज़ द कल्चर ऑफ फिशिंग इन मेराइन वाटर्स फॉर कमर्शियल बेसिस। ठीक है, लाइक अब इसमें कौन कौन से प्रॉन्स उगाए जाते हैं? आपने सुना होगा प्रॉन्स, अगर आपने हो सकता है आपने ना खाए हों या ना देखे हों, बट आपने देखा होगा कि ये ऑयस्चर हो जाता है। फिर हमारे मिल्क्स हो जाते हैं, कल्चर्ड फॉर फिशिंग। अब इसमें ऐसी वैरायटीज़ को क्या किया जाता है? कमर्शियली पैदा किया जाता है, कमर्शियल बेसिस पे पाला जाता है, ताकि अच्छे से अच्छा हमें प्रोडक्शन मिल पाए। फिर हमारा हो गया नेक्स्ट एक्वाकल्चर में हम कहते हैं इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल हाई इकोनॉमिकल वैल्यू एक्वाटिक प्लांट। एक्वाकल्चर में क्या हो गया? हम ऊपर वाले दोनों में क्या कर रहे थे? मैरीन में हम खुद उगा रहे थे, कैप्चर फिशिंग में हम जाके क्या कर नेचुरल सोर्सेज से पकड़ रहे थे। अब एक्वाकल्चर में हम क्या करते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स की जो वैरायटीज़ होती हैं, या फिर एनिमल्स की वैरायटीज़ हो जाती हैं जो एक्जॉटिक होती हैं, जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू हाई होती है, उनकी प्रोडक्शन की जाती है। तो इसमें क्या एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं? फिशेज आ गए, प्रॉन्स आ गए, क्रे फिश आ गई, लॉबस्टर आ गया, क्रैब आ गया, श्रिम्प्स आ गए। और ठीक है, और इस तरह की खेती दोनों तरह के वाटर्स में की जाती है। हमारे फ्रेश वाटर में भी की जाती है, और हमारे मैरीन वाटर में भी की जाती है, नमकीन पानी में भी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी खत्म होते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया या समझाया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है, कुछ भी समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथ वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक जो ना समझ में आया हो या ना एक्सप्लेन हुआ हो अच्छे से, तो प्लीज़ आप कमेंट में एक बार मेरे को बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले मैं उसको ज़रूर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट, और आपको नेक्स्ट किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट उसी चैप्टर को कवर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।